हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ये चैप्टर बहुत ही प्रैक्टिकल कंसेप्ट से रिलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इनफैक्ट आप लोग बहुत दिनों से न्यूज़ में सुनते होंगे कि गवर्नमेंट ने बजट किया, बजट अनाउंसमेंट किया, हर साल बजट आता है हमारा। तो आज हम लोग मोटा मोटी उसी के बारे में थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डीप में नहीं है, लेकिन जितनी बातें जानने आपके लिए ज़रूरी हैं वो सारी बातें इसमें मेंशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है डिफिनीशन। डिफिनीशन में है गवर्नमेंट बजट क्या होता है। तो देखिए, गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि बजट होता है तब हम उसमें काफ़ी चीज़ों को प्लान करते हैं। तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट अपने जितने भी उसके एक्सपेक्टेड इनकम, जो भी उसके पैसे जो खर्चे होंगे, जो भी उसके इनकम होने वाले हैं, जो भी उसके रिसिप्ट हैं, उसका वो गवर्नमेंट उसमें मेंशन करता है, बताता है। एक वर्ड ध्यान देने की बात है इसमें, एस्टिमेटेड वर्ड यहाँ पाता है। तो एस्टिमेटेड मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड, हम उम्मीद करते हैं इतना हो। क्योंकि देखिए, बजट जब भी बनता है, बजट कभी एग्जैक्ट फिगर को बजट नहीं बता सकता है। जैसे अगर आप मार्केट जाते हैं कोई सामान या कोई गाड़ी या मोबाइल फ़ोन लेने के लिए, तो आप एक एक्सपेक्टेड पैसा लेके जाते हैं कि कम से कम 15-16 हज़ार रुपये तो लगेंगे। आप कंफर्म नहीं होते हैं कि कितने में मिल जाएगा। तो वही जब बजट भी उसी तरीके से है कि यहाँ पे गवर्नमेंट एक अनुमान लगाती है, इसीलिए एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड वर्ड आता है। और ये किसका होता है? फॉर दी अपकमिंग ईयर, जो आने वाले साल होंगे। जैसे अगर हर साल गवर्नमेंट हमारे बजट आती है, मतलब फरवरी 29 फरवरी को लास्ट में अराउंड, पहले मार्च में आता था, फरवरी में आता है बजट हमारा। तो वो फरवरी के टाइम पे वो नेक्स्ट पूरा फाइनेंशियल ईयर, जैसे मान लो ये हमारा 2020-21 हमारा फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है, तो गवर्नमेंट फरवरी में ही बजट अनाउंस कर देती है कि हम 20-21 में हम क्या, हमारे सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या होंगे, हम किन सोर्सेज से पैसा कमाएंगे, हमारे प्लान स्ट्रैटेजी क्या रहेंगे, और हम एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर डेट आ भी गया है, फरवरी 1 को फाइनेंस मिनिस्टर बजट संसद में, पार्लियामेंट में वो पेश करती हैं। बजट बेसिकली क्या क्या चीज़ों को डिस्क्लोज करता है? तो बजट जिन बातों को डिस्क्लोज करता है वो है द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर। पिछले एक साल में गवर्नमेंट ने किस तरीके से फाइनेंशियल लेन देन को किया, क्या उसकी पोजीशनिंग रही, कितने खर्चे किए, क्या क्या सोर्सेज उनको इनकम आया, कितना उन्हें लॉस हुआ, कितना उन्हें इनकम हुआ। ये सारी बातें हम उसमें होते हैं कि पिछले एक साल में हमने क्या इनकम अर्न किया, क्या खर्चे किए, और जो आने वाले एक नेक्स्ट ईयर है उसके लिए हमारे फाइनेंशियल प्रोग्राम्स क्या क्या होंगे। ठीक है, ये है द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज बजटरी पॉलिसी ऑब्लिक फिजिकल पॉलिसी। देखिए, हम लोगों ने बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा था, आरबीआई जब कोई प्लान करती है वो कहलाता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान करती है वो क्या कहलाता है? फिजिकल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एक बजट में के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है हमारा रेवेन्यू और एक होता है एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू और एस्पेक्ट क्या हो गया कि कहाँ कहाँ से पैसे हमें आ सकते हैं, और एक्सपेंडिचर मतलब कहाँ कहाँ हमें खर्चा करना है। अब आता है हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट बनाने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? तो सबसे पहला है हमारा जीडीपी का ग्रोथ हो। गवर्नमेंट यही चाहेगी कि हमारा जीडीपी हो। आप लोगों को पता होगा कि हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की थी, हम लोग का जीडीपी का ग्रोथ हुआ, अब $5 ट्रिलियन का हमारा टारगेट है। तो ये हुआ हमारा कि जीडीपी का ग्रोथ हो। इट इज़ द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी। इट इज़ अचीव्ड इन 2 वेज। ये दो तरीके से अचीव किया जाता है। पहला, बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दो सेक्टर हैं जो इकोनॉमी में हमारे होते हैं। पब्लिक सेक्टर में जहाँ पे गवर्नमेंट पूरी तरीके से खुद कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट के खुद के एक्सपेंडिचर, जैसे बुलेट ट्रेन हुआ, या गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर कर रही है कोई हाईवे बनाने के लिए। ठीक है, स्कूल्स, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, अभी आपको पता होगा कि कोरोना हॉस्पिटल, कोरोना बेड बनाए जा रहे हैं, तो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ। और हुआ प्राइवेट हुआ कि जब बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आके सेटल होंगी, अपना प्लांट, जैसे एप्पल ने साउथ इंडिया में अपना प्लांट लगाया, गूगल खोल रहा है, सैमसंग ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेयर हाउस नोएडा में बनाया। तो ये हुआ हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब पैसा आएगा, जब इन्वेस्टमेंट आएगा, तब लोगों को जॉब मिलेंगे, तब आउटपुट बनेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, हम उन्हें मनी देंगे। जब मनी आएगा तो डिमांड होगा तो और प्रोडक्शन का काम होगा। तो इसी तरीके से ये काम करता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हुआ एलोकेट करना, बांटना।
देखिए, गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो गवर्नमेंट देखती है कि हमारे पास क्या क्या संसाधन है, रिसोर्सेज है, और कैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। ये पॉइंट हम लोगों ने माइक्रो में भी पढ़ा था कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, और जो ह्यूमन वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो हम लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करें। देखिए, through its budgetary policy, the government of a country directs the allocation of the resources in such a manner that there is balance between profit maximization and social वेलफेयर, कि हम वेलफेयर भी कर दें और हमें पैसा भी आ गया। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट इकोनॉमी में तो हमारे रिच पुअर दोनों लोग हैं, ठीक है, एक के पास पैसा है, एक के पास पैसा नहीं है। तो हम प्लान इस तरीके से करें गवर्नमेंट को इनकम भी आ जाए और गवर्नमेंट वेलफेयर के काम को भी मेंटेन कर सके। क्योंकि गवर्नमेंट, हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पे गवर्नमेंट होगा वहाँ वेलफेयर आना ही आना है, गवर्नमेंट वहाँ लोगों के लिए काम करेगी ही करेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। Through budgetary policy, the goods we satisfy collective need of people, such as law and order and defense of the country, are allocated to people। देखिए, कुछ ऐसे गुड्स होंगे जो गवर्नमेंट यूज करती है, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो हमें हेल्प करता है डिफेंस या नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, जैसे अभी राफेल विमान आया, तो ये प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स में आएगा। हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें सेफ भी रहना है, तो गवर्नमेंट इसमें भी बजट बना के करती है, ठीक है। जब आप एक बजट देखिएगा तो बजट में गवर्नमेंट इन सभी बातों के ऊपर डिस्कशन करता है। उसमें एजुकेशन पे हम कितना खर्च करेंगे, हेल्थ केयर पे हम कितना खर्च करेंगे, हम डिफेंस पे कितना खर्च करेंगे, हम बाकी चीज़ों पे कितना खर्च करेंगे। तो वो सारे पॉइंट आप इस ऑब्जेक्टिव में ऐड कर सकते हैं। उसका ये एग्जाम्पल था लॉ एंड ऑर्डर का। इसके बाद आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब है रीडिस्ट्रीब्यूट करना। होता क्या है कि इकोनॉमी में अगर प्रॉपरली इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन को अगर ध्यान में नहीं देंगे तो इनकम में क्या होता है, गरीब और अमीर के बीच का गैप इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जहाँ पे गरीब और अमीर का इनकम डिफरेंस ये इंक्रीज होगा, वहाँ पे क्या क्रिएट होगा, इनइक्वलिटी क्रिएट होगी, वहाँ पे सोशल इनइक्वलिटी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, तब कन्फ्लिक्ट होंगे लोगों में। गवर्नमेंट क्या करता है, जो रिच पीपुल हैं उनसे क्या करेगा, टैक्सेज के फॉर्म में पैसा कलेक्ट करेगा और गरीबों को सब्सिडी के फॉर्म में देगा। आप इसको ऐसे समझो, आप अगर मार्केट में जाते हैं सामान लेने के लिए, हम लोग के पास बीपीएल कार्ड नहीं है, हम लोग आते हैं मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली में, तो हमारे पास पैसा रहता है कि हम अपने जीवन को अच्छे से चला सकें। तो हम कोई राइस व्हीट लेने जाएंगे मार्केट से, तो हमें वो 40-50-60 रुपये किलो मिलेगा। लेकिन जिनके पास बीपीएल है, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, वो अगर जाएंगे सामान लेने के लिए, जो सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पर अनाज मिलता है, वहाँ उन्हें 1 या 2 रुपये मिलेगा। तो सोचो, हमारा 30-40 रुपया उनके 2 रुपये के बराबर है, मतलब वो 2 रुपये में उन्हें 30-40 रुपये की चीज़ मिल रही है। अगर वो उस तरीके से 100 रुपया भी महीना खर्च कर देंगे, वो हमारे 10,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो उनका वो अपना लाइफ स्टाइल भी उससे मेंटेन कर सकते हैं। तो यह हो गया कि गवर्नमेंट उन्हें फ्री हाउसेज बिल्ड करके देता है, उनके लिए कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो ये बेसिकली क्यों किया जाता है, ताकि ये गरीब अमीर के बीच का डिफरेंस का गैप मेंटेन न मतलब ख़त्म हो सके, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन इलिमिनेट हो सके। तो यही बात इसमें बताया जा रहा है। तो गवर्नमेंट यूजेज फाइनेंशियल फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज विथ ए व्यू टू इंप्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मैंने वही बोला ना कि अमीरों पे टैक्स लगाएगा और गरीबों को सब्सिडी देंगे, छूट देंगे, ठीक है, उनसे पैसा लेके हम उन्हें दे देंगे। तो इससे क्या होगा, ये गैप हमारा एलिमिनेट होता है, ताकि सोशल जस्टिस क्रिएट रहे, ठीक है, ताकि किसी के साथ अन्याय न हो जाए। आप एक बात बताओ, अगर 50-60 रुपये उन्हें भी अगर हम सामान दें, वो खरीद तो नहीं पाएंगे ना। वो महीना खर्चा 5-10 रुपये वो गरीब आदमी कैसे अर्न कर सकता है। तो इसीलिए सोशल जस्टिस को क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके बाद आता है हमारा बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। देखिए, रीजनल ग्रोथ का जैसे इंडिया क्या है, इंडिया में हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं, हर स्टेट अलग अलग रीजन में आता है, जैसे यूपी, बिहार, असम, उड़ीसा और जो 7 सिस्टर्स हैं हमारे। अब वही देखो, ये जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारा, ये बाकी के पार्ट से थोड़ा अंडर डेवलप्ड है, हम लोग थोड़े पीछे हैं। दिल्ली, साउथ दिल्ली या वेस्ट इंडिया हो गया, मुंबई हो गया, गुजरात हो गए, ये काफ़ी डेवलप्ड है हमसे। और अब एक और चीज़ समझो, कोई भी कंपनी आती हो तो बिहार कभी आने वाली है नहीं, वो कहाँ जाएगी, दिल्ली मुंबई खोजेगी। तो उससे क्या होगा कि देश का एक पार्ट आगे रहेगा, डेवलप रहेगा, एक पार्ट बिल्कुल भी पिछड़ा रहेगा। तो कंट्री वैसे ग्रोथ नहीं कर सकता है। हमें चाहिए कि जो हमारा ग्रोथ हो उसमें सारे लोगों का हिस्सेदारी हो। तो गवर्नमेंट ये बजट में एलोकेट बना के करता है कि हम ऐसे इलाकों में, ऐसे पिछड़े जगहों में वो हम डेवलप करें, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, ठीक है। अभी आप लोगों को पता होगा, जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रिज बना है। जम्मू कश्मीर में अब 2-2, 3-3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही हैं। क्यों? ताकि वो हमारे मेन स्ट्रीम स्टेट के साथ, जो हमारा मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसके साथ वो कनेक्ट हो सके, वो बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ क्रिएट हुआ जा सके। यहाँ से देख के ले लीजिएगा। अब बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ में गवर्नमेंट का 1-2 अप्रोच और ये होता है कि हम इन जगहों पर टैक्स सिस्टम में थोड़ी छूट दें,
तभी कंपनियां नए नए जगह पे जाएंगी। जैसे मान के चलो, अगर बाकी जगह पे गवर्नमेंट ने 20% का टैक्स लगाया है, तो अगर आप बिहार वगैरह या कुछ ऐसा जगह पर जाओगे जो काफ़ी अंडर डेवलप्ड है, गवर्नमेंट उन्हें छूट देगी, सब्सिडी देगी, ताकि लोग इंटरेस्टेड हो, लोगों के अंदर वहाँ जाने की एक रुचि पैदा हो। तो यहाँ पे ये बात बता रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ लिबरल टैक्स लॉ लगाती है। लिबरल मतलब छूट देती है, और इसे इकोनॉमिक जोन बनाती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जहाँ पे गवर्नमेंट अगर किसी एरिया में चाहती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम इंकरेज करें, यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी कंपनियाँ जाएं, प्रोडक्शन का काम करें, तो उन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा होता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टैक्स सिस्टम बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया से काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब टैक्स ना के बराबर ऑलमोस्ट लगता है यहाँ पे, तो लोगों का पैसा बचता है, लोगों को इनकम ज़्यादा होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं, प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये गवर्नमेंट एसईजेड बना के बैलेंस रीजनल ग्रोथ को करता है। इसके बाद आखिरी पॉइंट हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिले, तो हम जॉब कैसे क्रिएट करें, ये गवर्नमेंट का अप्रोच होता है। तो इसे आप लिख लीजिएगा। अब हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ दी बजट। तो देखिए बजट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि बजट बेसिकली बनता किससे है? तो बजट दो चीज़ों से बनता है, एक है हमारे बजटेड रिसिप्ट्स और एक है बजटेड एक्सपेंडिचर। पहले हम बजट रिसिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बजट रिसिप्ट होता है कि गवर्नमेंट को किन किन सोर्सेज से, कितने सोर्सेज से पैसा आया है, रिसिप्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो सोर्सेज ऑफ रिसिप्ट होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। आप ऐसे समझो, जब हम लोग को जब अकाउंट्स में भी आता है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जो गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरीके की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करे, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मैं बैंक में गया, लोन ले लिया, तब मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि अब मुझे बैंक का लोन देना है। अगर मैं लोन नहीं दूंगा तो मेरा घर प्रॉपर्टी बिक सकता है, मुझे कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो जब भी रेवेन्यू रिसिप्ट वैसे रिसिप्ट है जिससे हमारा कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल हो गया इसका टैक्स रिसिप्ट। जैसे हम लोग जीएसटी देते हैं, तो क्या जीएसटी से गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी मिल रही है? कोई गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ रही है? नहीं, कोई नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने बिना हेलमेट चलने वाले से फाइन किया, वो पैसा आया, क्या वो पैसे से गवर्नमेंट को कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है? नहीं क्रिएट हो रहा है। तो यही सारे रिसिप्ट क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। और ये जो रिसिप्ट होते हैं, इनसे गवर्नमेंट का एसेट रिडक्शन नहीं होता है। एसेट रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? देखो मैं बोलूँ कि मेरे पास आज 1 लाख रुपए आए, तो हो सकता है कि मैंने अपने घर प्रॉपर्टी को कुछ बेच दिया हो, मैंने ज्वेलरी को बेच दिया हो, मैंने अपने बाइक को बेच दिया हो, तो वहाँ से पैसा मुझे आए। मतलब मैं पैसे कहाँ से कमा सकता हूँ? अगर मैं कोई अपने एसेट को बेच दूँ तो मेरा एसेट चला गया, वहाँ से मुझे पैसा मिला, तो अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगा, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के दो फीचर होते हैं, इनसे हमारा लायबिलिटी नहीं बनता है और हमारे एसेट में कोई रिडक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, इन शॉर्ट अगर समराइज्ड फॉर्म में पढ़ें तो रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट के वो रिसिप्ट होते हैं जो लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है और जिससे हमारे एसेट में कोई कमी नहीं हो रहा है। रेवेन्यू रिसिप्ट का यहाँ पे चार्ट बनाया है, दो तरीके का होता है, एक होता है टैक्स रिसिप्ट और एक होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स मतलब इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, गिफ्ट हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया। इससे कोई लायबिलिटी मेरी बन नहीं रही है, ना ही मेरे एसेट में कोई गिरा हुआ है। दूसरा है कि कोई फाइन ले ले, कोई पेनाल्टी ले ले, किसी से हमको गवर्नमेंट को किसी ने दान दक्षिणा डोनेशन कर दिया, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो देखिए अब हम टैक्स रिसिप्ट को पढ़ते हैं। तो देखो टैक्स क्या होता है ना, टैक्स एक तरीके का पेमेंट होता है जिसका भुगतान हर आदमी को करना ही करना होता है, ठीक है। इससे कोई नहीं बच सकता है और ये कंपलसरी है। अगर आप टैक्स नहीं दीजिएगा तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसे बोला जाता है कंपलसरी। कंपलसरी मतलब जिसे हर हाल में आपको पेमेंट करना है। टू द हाउस होल्ड, A tax is a compulsory payment to the government by the households, firms और other institutional unit। जो कोई कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी हो या हाउस होल्ड, जो सरकार को एक पैसा कंपलसरी रूप से हर हाल में उन्हें पेमेंट करना है, जब ये पेमेंट करते हैं ये कहलाता है हमारा टैक्स रिसिप्ट। टैक्स दो तरीके का होता है हमारा, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, इसका क्लासिफिकेशन है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। दूसरा वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफाइड टैक्स। तीसरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब पहले प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव को समझते हैं। देखिए प्रोग्रेस करना मतलब क्या होता है? बढ़ना, आगे जाना, इंक्रीज करना। तो प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा टैक्स भी आपके ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये कहलाता है प्रोग्रेस करना, ये बढ़ रहा है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स कब होता है? जब टैक्स का जो रेट है वो इनकम में
इंक्रीज होने से वो बढ़ना शुरू हो जाए। जैसे आपको मैं इनकम टैक्स बताता हूँ, 2.5 लाख तक या 2.5 लाख से कम कोई कमाता है तो सरकार उस पर 0% मतलब टैक्स नहीं लेती है। अगर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए अगर के बीच में किसी का इनकम है 5 लाख रुपये, सॉरी 4 लाख रुपया या 5 लाख रुपए, तब उससे 5% टैक्स लिया जाएगा। 5 लाख से 10 लाख के बीच में तो 20%, और 10 लाख से ज़्यादा है तो 30%। तो देखो इनकम बढ़ने बढ़ते ये टैक्स भी बढ़ा मेरा, तो यही हो गया तुम्हारा प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, अब दूसरा होता है रिग्रेसिव। अब रिग्रेसिव मतलब होता है जो गरीब अमीर का अंतर को देखता नहीं है, इनकम के गैप को देखता ही नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं है, तुमसे टैक्स वो हर हाल में लेगा। जैसे जीएसटी, अब समझो मान लो मार्केट में कोई आदमी, गरीब आदमी एक बिस्कुट लेने जाता है, तो जीएसटी तो उसमें ऑलरेडी एडेड है ना। ऐसा तो नहीं है कि दुकानदार उसको बोला कि नहीं 5 सामान है जीएसटी माइनस करके उसे बेच रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अब जो जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जो गुड्स पे चार्ज किए जाते हैं, वस्तुओं पे या सेवाओं पे लगते हैं, वो सारे टैक्स हमारे रिग्रेसिव होते हैं। अ टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव व्हेन इट कॉजेज रियल बर्डन ऑन द पुअर देन द रिच। जो गरीब पे उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा है। आप ऐसे समझो, मान लीजिए कि मैं महीने में 10,000 20,000 रुपये कमाता हूँ, एक गरीब आदमी है वो महीने के 1,000 रुपये कमाता है, मान के चलो आप। तो अगर मान लो वो 10 रुपये का बिस्कुट वो भी खरीदने गया, 10 रुपये का बिस्कुट मैं भी खरीदने गया, मुझे उस पर 2 रुपये टैक्स देने पड़े, तो मेरे इनकम का कितना हो जाएगा 2/10,000 × 100, इतना प्रतिशत पैसा मुझे देना पड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे, मेरे पास फिर भी काफ़ी पैसा बचा रहेगा। लेकिन एक गरीब जो 1,000 रुपये कमा रहा है, वो 2 रुपये अगर उस पर टैक्स में देगा, उसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो उसका रेशियो हमारे रेशियो से ज़्यादा होगा। इसका मतलब उससे टैक्स का बर्डन उसके ऊपर ज़्यादा आ रहा है। वो 1,000 रुपये कमा के अगर मान लो 10% पैसा टैक्स में दे रहा है, हम 10,000 कमा के हम सिर्फ 2% पैसा टैक्स में दे रहे हैं, तो उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा बना। तो इनडायरेक्ट टैक्स इसी को बोलते हैं, रिग्रेसिव यही है। अ टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव व्हेन इट कॉजेज ग्रेटर बर्डन ऑन पुअर देन द रिच। इफ ए पर्सन विथ 1 लाख एज हिज मंथली इनकम pays 10% of income tax, that is 10,000, he still has a balance of 20,000 per month. But a person who has 5,000 is monthly income has to pay 10% income tax and pays 500, then it might mean to cut essential consumption into poor debt. मतलब कहने का मतलब यही है कि वो जब टैक्स देगा तो हमारी तुलना में उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए रिग्रेसिव होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में रिप्लाई करो, आप मुझे व्हाट्सएप करो, वहाँ पे आप डाउट को मैं आपको सॉल्व करूँगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।